ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स में हम लोग शेयर मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे। शेयर मार्केट में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, लाइक कि शेयर को किस तरीके से परचेस किया जाता है, कब शेयर कंपनी जनरेट कर सकती है। उसके पहले हमने कंपनीज के बारे में देख लिया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती है। और उसके लिए जब पहली बार पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है स्टॉक मार्केट में, तो जब शेयर्स को पब्लिक के लिए लाती है, पहली बार जो उसके शेयर्स है वो पब्लिक खरीदे, तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये समझा था। उसके बाद हमने सेबी के बारे में समझा था कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा था कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या होते हैं, एनएससी बीएससी का क्या काम है, एनएससी बीएससी किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में हमने समझा था। ठीक है, और फिर हमने समझा था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स किन्हें कहते हैं और इशूअर्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और शेयर मार्केट के आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको समझते हैं। अच्छा, मैंने कल जो जो पढ़ाया था थोड़ा सा एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। लाइक हमने देखा था पहले प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद हमने देखा था पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, फिर हमने देखा था आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर हमने देखा था स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम लोगों ने बीएससी और एनएससी को देखा था। उसके बाद जैसे आईपीओ आया था, तो आईपीओ में हमने देखा था कि प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट के बारे में समझा था। और बीएससी एनएससी के बाद हमने सेकेंडरी मार्केट क्या होता है इसके बारे में समझा था। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, मैंने बताया था कि जब कंपनी अपना आईपीओ पहली बार लाती है, उस वक्त शेयर्स का जो प्राइस होता है वो कम होता है ना। आईपीओ के टाइम शेयर का प्राइस कम होता है, तो क्योंकि आईपीओ ला करके कंपनी अपने आप को लिस्ट करा रही होती है, तो ऐसे प्राइस को हम लोग शेयर मार्केट या इकोनॉमिक्स में कहते हैं लिस्टिंग प्राइस। क्या कहते हैं, लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, लिस्टिंग प्राइस यानी जब कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा रही होती है, उस वक्त जो शेयर का प्राइस होता है, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, लिस्टिंग प्राइस। अब ये कंपनी जैसे ही शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और उस शेयर की वैल्यू बढ़ने लगेगी, उसे हम कहेंगे उस शेयर का मार्केट प्राइस। क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस। तो अगर मैं कहूं लिस्टिंग प्राइस इज ऑलवेज लेसर देन मार्केट प्राइस, एम आई राइट। लिस्टिंग प्राइस कम होती है और मार्केट प्राइस बढ़ती है। ठीक है, तो हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में शेयर्स आ जाते हैं, उनकी खरीद और बिक्री चालू हो जाती है, डिमांड ज्यादा होने लगता है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो हमारा प्राइस बढ़ने लगता है। बस समझ में? ओके, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद हमने देखा था छठवां चीज कि इन्वेस्टर्स में हमने कई टाइप। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, पैसा लगा करके शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स। और इन्हीं इन्वेस्टर्स में हम लोगों ने कई टाइप्स देखे थे, जैसे कि एक था हमारा RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, फिर DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड FPI, फॉरेन
पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, ओके। प्राइमरी मार्केट के बारे में मैंने क्या समझाया था, किस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहेंगे? हाँ, इशूअर, यानी कंपनी जब डायरेक्ट किससे डील करेगा? इन्वेस्टर से। यानी जब भी ट्रेडिंग डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर के बीच में होगी उसे हम प्राइमरी मार्केट कहेंगे। और जब ट्रेडिंग इस बीएससी या एनएससी के थ्रू किसके बीच में होने लगे? कस्टमर्स के बीच में होने लगे, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स क्या 200 से कम होते हैं या 200 से अधिक? 200 से अधिक। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स 200 से अधिक, मेंबर्स मतलब उसके जो पैसे लगाने वाले हैं, ठीक है, पैसे लगाने वाले, वो अगर 200 से, इन्वेस्टर्स 200 से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में अगर मुझे जानना है तो कौन से साइट पर जाना पड़ेगा? मनी कंट्रोल। ठीक है, मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल। नहीं, ये गवर्नमेंट की साइट नहीं है, ये लाइक होते हैं ना कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो उस मनी कंट्रोल में भी कई कैटेगरी होती है। एक तो फ्री सेक्शन है और दूसरा होता है कि तुम पेड करके उनके सब्सक्राइबर्स बन सकते हो। तो जो सब्सक्राइबर्स बनते हैं तो उनको और सारी डिटेल्स मिलती है, लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए फ्री वाला भी काफी इनफ रहता है। बात समझ में? हाँ, okay, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं कि जो ये स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बीएससी एनएससी, ये बीएससी एनएससी क्या है? ये एक दुकानें हैं। मैंने बताया था ना नॉर्मली एग्जांपल दे करके, कैसे कैसे एग्जांपल दे करके समझाया था। जैसे अगर नहीं समझाया था तो फिर से समझा देता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई ये मुर्गी बेचने वाला है, मुर्गी बेचने वाला, ठीक है, इसका ये क्या करता है, छोटे छोटे बच्चे लाता है और यहीं पर मुर्गी को बढ़ाता है। और अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली इससे आकर खरीदेगा तो इस फार्म वाले यानी मुर्गी वाले का और कस्टमर के बीच में जो ट्रेडिंग हुई है, कौन सा मार्केट कहलाएगा? प्राइमरी मार्केट। लेकिन अब ये मुर्गी वाला अगर अपने मुर्गी को किसी दुकानों पर दे दे, मान लो एक दुकान है बीएससी और एक दुकान है एनएससी, ठीक है, एनएससी, इस पर दे दे और पब्लिक यहां से आकर के खरीदने लगे, तो ये कौन सी मार्केट कहलाएगी? सेकेंडरी। ठीक है, तो यानी ये जो बीएससी और एनएससी है ना, ये खुद एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। समझ में आ रहा है क्या? बीएससी एनएससी खुद क्या है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो उनका काम क्या है? शेयर्स की सर्विस प्रोवाइड कराना, है ना, जहां से हम लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं। समझ में आया? तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं चले कि यार ये जो बीएससी है, जैसे ये क्या है, ये बीएससी है, ठीक है, बीएससी, और ये है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये कभी मत समझ लेना कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो शेयर को हैंडल कर रही है या शेयर को लोग यहीं पर लाके डंप करना है। नहीं, ये खुद में एक कंपनी है। जैसे टाटा है तो टीसीएस है, टीसीएस क्या करती है? वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है ना, टाटा कंसल्टेंसी। तो वैसे ही बीएससी और एनएससी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो किसका सर्विस प्रोवाइड करती है? हमें शेयर्स का, जहां से हम शेयर्स खरीद सकते हैं। इतना क्लियर है? ओके। अब पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने इन द सेंस 90s 80s और के टाइम पीरियड में लोग इसके सामने, अब कैसा होता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं इसमें जो रजिस्टर्ड होते हैं इस बीएससी और एनएससी में, और वो लोग पहले क्या करते हैं कि शेयर्स को खरीदते हैं और उनके थ्रू दूसरे लोग शेयर्स को खरीदते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कि अगर हम लोग आईसीआईसी में अगर हमको अकाउंट खुलवाना है, आईसीआईसी में, तो क्या हम डायरेक्ट एमडी के पास जाते हैं, जो आईसीआईसी का एमडी है, उससे जाके कहेंगे सर हमें हमारा अकाउंट खोल लो? नहीं ना। उस आईसीआईसी बैंक में कुछ कर्मचारी रहते हैं, हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट रहता है, वो लोग कुछ काम करते हैं और हम उनके पास जाते हैं तो बोलेगा अच्छा आप इस काउंटर पे जाइए, फॉर्म भर दीजिए, खुल जाएगा। वो लोग हमें गाइडेंस देते हैं पूरा। ठीक है, तो वैसे ही इस बीएससी और एनएससी में कुछ मेंबर रजिस्टर्ड होते हैं जिन्हें हम ब्रोकर्स कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ,
हिंदी में दलाल, तो थोड़ा ब्रोकर इंग्लिश वर्ड, ठीक है। हाँ, तो बीएससी एनएससी में जो मेंबर्स रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें हम ब्रोकर्स कहते हैं। अब वो ब्रोकर्स हमें बताते हैं कि जैसे नॉर्मल पब्लिक है जिसे ट्रेडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, तो हम आज जाके पूछेंगे, अच्छा सर कौन सा शेयर खरीदे, किसका, ये टाटा मोटर्स लिखा हुआ उसका खरीद लूं, टाटा पावर लिखा हुआ उसका खरीद लूं। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ इसका डिमांड ज्यादा है, आप इसका खरीद लो, ठीक है, कि नहीं तो सन जो फार्मा है उसका खरीद लो। वो लोग बताएंगे कि किसका डिमांड ज्यादा है, कौन सा खरीदो, और किसका डिमांड घट रहा है, किसको बेचना है तुमको, ठीक है। वो सारी सारी जानकारी कौन देते थे, वो ब्रोकर्स। तो पहले टाइम पीरियड में क्या होता था कि लोग ऐसे ही ना, जहां पर इन चीजों की खरीद बिक्री होती थी उसको कहा जाता था दलाल स्ट्रीट, ठीक है। लोग बाहर खड़े रहते थे, कहते थे ये लो टाटा का शेयर खरीदो, टाटा का शेयर। कैसे आलू बेचने वाला कहता है मेरा आलू लो, मेरा आलू लो, आलू लो कचालू बनाओ, कहता है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाथ में वही, बोलो बोलो किसको शेयर चाहिए, किसको शेयर चाहिए, कैसे बोली नहीं लगती, बोली लगती है। हाँ मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, पहले आराम से धीरे धीरे सुनते रहो, ठीक है। तो कैसे बोली लगती है कि हाँ किसको ये शेयर चाहिए, किसको ये शेयर चाहिए, तो जिसको शेयर लेना रहता था बोल बोल के वो लोग शेयर खरीदते थे। अब जब शेयर खरीदेंगे तो भाई उनका कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो उस टाइम पीरियड में जैसे आज हम अगर कोई एफडी खुलवाते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस टाइम पीरियड में ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलता था जिस पर इशूअर का नाम लिखा रहता था, मतलब कि किसने बेचा है और किसको बेचा है, ठीक है, किस पर्सन, जैसे लिखा ना, ये पर्सन को है, दिस इज सर्टिफाइड दैट द पर्सन नेम यहाँ लिखा रहेगा, और उसका पूरा का पूरा जिसने बेचा उसका रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा, और सारा का सारा यहाँ पर उसका डिटेल रहेगा, किस कंपनी का है उसके बारे में रहेगा, फिर कितने शेयर खरीदे उसके बारे में रहेगा, उस शेयर की वैल्यू कितनी है उसके बारे में रहेगा, सारा का सारा डेटा इस पे लिखा रहता था। ऐसे हमें फिजिकल फॉर्मेट में चीजें मिलता था, इसको कहते थे फिजिकल शेयर, ठीक है, क्या कहते थे, फिजिकल शेयर। ये एक मटेरियल है ना, फिजिकल या मटेरियलाइज्ड शेयर, मटेरियलाइज्ड शेयर, ठीक है, ये मटेरियलाइज्ड। तो ये 90 वगैरह के दशक में, 80s के दशक में होता था ये ज्यादा, बात समझ में, जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे इतने सारे, क्लियर है। ओके, ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता था, दलाल स्ट्रीट में, दलाल स्ट्रीट में, ठीक है, दलाल स्ट्रीट में। लेकिन समस्या क्या होने लगी कि ये जो दलाल रहते थे, अब इन दलालों का कैसे इनका मुनाफा होता होगा, तो जितने भी शेयर्स को ना बेचते थे या खरीदते थे, हर ट्रांजेक्शन पर इनका चार्जेस रहता था, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे मैं मान लो कि मैं दलाल हूँ और तुम आई कि जो है सर मुझे टाटा का शेयर दे दीजिए, तो जब मैंने टाटा का शेयर तुमको दिया, तुमने खरीदा, तो तुम्हारे पैसे में मैं अपना कुछ चार्जेस जोड़ूंगा और वो चार्जेस मैं रखूंगा और तुमको टाटा का शेयर दे दूंगा। और फिर जब तुम टाटा का शेयर आओगे ना, कहोगे, जैसे मैं कहूंगा देखो टाटा का प्राइस गिर रहा है, फटाफट शेयर बेच दो, तो तुम आओगे टाटा का शेयर बेचने, तो फिर मैं अपना कुछ चार्जेस लूंगा और उससे मेरा क्या चलता था, घर चलता था, यानी कमीशन मैं लेता था उसको, समझ में, वो मेरा कमीशन हो जाता था कि मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दिया, बताया कौन सा खरीदना है कौन सा बेचना है ना, उसमें मेरा कमीशन, तो जितनी बार ट्रांजेक्शन होता था उतनी बार मेरा कमीशन बनते जाता था, समझ में आया। हाँ, तो अब क्या होता था कि पहले लोग शेयर तो खरीद, जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहता वो शेयर खरीद के रख देता था, अपने कबर्ड में रख दिया या कहीं पर रख दिया, और फिर वो इतना इंक्वायरी नहीं करता था। लेकिन ये लोग ना, क्योंकि ये चालाक रहते थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग धीरे धीरे ना इनसे मतलब कि सिग्नेचर वगैरह करवा लेते थे, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह पर जो भी रहता है सिग्नेचर करवा लेते थे। तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे रहते थे उस पर सिग्नेचर करवा लेते थे कि ऑन द बिहाफ ऑफ जो ओनर है, जैसे ये सुष्मिता मान लो कोई लड़की है, इसने शेयर खरीदा और मैं सुष्मिता का दलाल हूँ, तो ब्रोकर हूँ, तो उस मैं क्या कहूंगा कि इससे यहाँ पर साइन कर दो, और उस पर लिखा रहेगा कि सुष्मिता के बिहाफ पर मैं इसके शेयर्स को बेच और खरीद सकता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर सुष्मिता ने मुझे कह दिया कि अच्छा ठीक है, आप ये इतना शेयर आप मुझे जो है
खरीद के दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, और सुष्मिता अपना शेयर लेके घर चली गई, लेकिन कौन सा शेयर मैंने बेचा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास तो रहेगी, है ना। हाँ, तो मैं सुष्मिता के बिहाफ पर ही इसका शेयर खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा, ऐसे बहुत फ्रॉडगिरी होने लगा। ठीक है, क्योंकि इनको कमीशन कहाँ से मिलता था, सिर्फ खरीदने और बेचने से, खरीदने और बेचने से। तो ये लोग ये नहीं देखते थे कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये लोग खाली ट्रांजेक्शन को दिखाते थे, खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, और इससे इनका कमीशन बनते जाता था। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जो मालिक रहता था, मालिक वो ना शेयर खरीद लिया है, और शेयर खरीदते टाइम उसने कुछ पैसा दिया होगा, और खरीदने के बाद पता चला मालिक मर गया। ठीक है, जिसने शेयर खरीदा है वो मर गया, तो उसका जो शेयर सारा का सारा रहता है वो किसके पास आ जाएगा, जो उसका ब्रोकर। ठीक है, तो ब्रोकर को शेयर का सारा पैसा मिल जाता था, और उसके साथ उसका जो कमीशन रहता था वो कमीशन तो आ ही रहता था। समझा। तो ये ब्रोकर क्या, कौन, हाँ, अकाउंट से, हाँ, जो सेविंग अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो उनके सेविंग अकाउंट से कटता था, और उनका सेविंग अकाउंट दलाल के सेविंग अकाउंट से लिंक रहता था। ठीक है, जितना भी ट्रांजेक्शन होता था वो दलाल के सेविंग, मतलब कि दलाल के अकाउंट के थ्रू ही होता था। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, एक दलाल जितने कंपनी का शेयर चाहे वो बेच सकता है। जैसे तुमको अगर रिलायंस का खरीदना है रिलायंस का खरीद लो, टाटा खरीदना है टाटा खरीद लो, बस पैसा दो, वो तो बता देगा कि हाँ इसका ये कंपनी बढ़िया है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसका ले लो, इसका भी शेयर खरीद लो। तो जितना कंपनी तुम्हारे पास पैसा है तुम 10 कंपनी का खरीद लो शेयर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक दलाल एक ही कंपनी का शेयर बेचता था, या एक इंसान एक ही शेयर खरीदता था एक ही कंपनी का। ठीक है, तब ऐसे में जब फ्रॉड होने लगा, फिर सेबी को दिमाग खुला कि भाई ये सब तो बहुत दिक्कत हो रहा है, ये जो मटेरियलाइज्ड वाला चीज है इसमें बहुत फ्रॉडगिरी हो रहा है, जो ओनर है उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब शेयर बेचा जा रहा है। और समस्या क्या होती थी, समस्या सुनो, जब भी एक शेयर को खरीदा जाता था, जैसे कहते हैं ना कि आज कितना तारीख है, आज है 11 तारीख, 11/7 है। ठीक है, आज अगर शेयर को खरीदा तुमने, ठीक है, आज अगर शेयर को खरीदा और तुम चाहते हो कि शेयर को बेचना, ठीक है, अगर तुम्हें शेयर को बेचना है तो इसमें कम से कम T+30 वर्किंग डेज लगता था। मतलब टी मतलब क्या, टी मतलब, हाँ, टी मतलब ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, जो सारा का सारा ट्रांजेक्शन होगा वो कितने टाइम में लेगा, 30 वर्किंग डेज, वर्किंग डेज, बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी। ठीक है, बीच में सैटरडे संडे वो छुट्टी रहता है, उस दिन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ट्रेडेड डे भी बोल सकते हैं, ट्रेडेड डे, जिस दिन ट्रेड हो रहा है, ट्रेडेड डे। ठीक है, ट्रेडेड डे, ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में, जैसे कि आज है 11 तारीख और मैंने 12 को मैंने अपना शेयर बेचा, तो इस 12 का जो शेयर मैंने बेचा ना, उसको बेच बाच कर सारा पैसा मेरे अकाउंट में आते आते 25 से 30 दिन लग जाता था। ठीक है, 25 से 30 दिन लग जाता था। या ऐसा भी होता था कि तुम्हें लगा कि टाटा मोटर्स का शेयर बढ़ने वाला है, मैं उसको खरीद लूं, तो उसको खरीदने में भी सेम यही प्रोसेस रहता था कि खरीदते खरीदते भी 25 से 20 दिन 30 दिन का टाइम पीरियड लग जाता था, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन, इतना बहुत प्रोसेस रहता था उसका, मटेरियलाइज्ड जो फॉर्म वाला ये वाला सिस्टम रहता था इसमें। ठीक है, ये मटेरियल वाला जो रहता था इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे अब क्या हुआ कि क्योंकि जब ट्रांजेक्शन करना है तो भाई ना इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि सेकेंडों में जो शेयर्स होते हैं उनके दाम बढ़ते हैं, उनके दाम घटते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं, और यहाँ तो देख रहे हो 30-30 दिन लग जा रहा है ना। तब इसके लिए सेबी ने कहा कि सारी कंपनियों के लिए देखो, जो तुम्हारी जो शेयर्स है ना, उन शेयर्स को अब तुम्हें ना डीमटेरियलाइज्ड करना होगा। क्या करना होगा, डीमटेरियलाइज्ड, यानी तुम कोई ऐसा प्रोसेस करो जिसमें ये जो फिजिकल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ना, ये सब तामझाम बिल्कुल ना हो,
आदमी तुरंत ट्रेडिंग वगैरह कर सके विद इन अ टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम में, जब चाहे वो खरीद ले और जब चाहे वो बेच दे। ठीक है, अब इसी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट को कहा गया डीमैट। हाँ, डीमैट, डीमैट, ठीक है, डीमैट। अब जैसे डीमैट क्या है, डीमैट एक अकाउंट है। जैसे ये शेयर मैं किस फॉर्म में रखता था, फिजिकल फॉर्म में, है ना, कागज के फॉर्म में, मटेरियल के फॉर्म में। लेकिन वैसे ही, और ये सारा का सारा मतलब जो मेरा कागज है वो मैं ले जाके कबर्ड में रख दूंगा, या कहीं न कहीं बैग में रख दूंगा, घर में रख दूंगा, कहीं न कहीं ले जाके रखूंगा ना, ताकि ये सिक्योर रहे। तो वैसे ही जो ये डीमैट होता है, डीमैट एक तरीके का अकाउंट है। अभी सब समझाऊंगा कैसा होता है। डीमैट एक तरीके का अकाउंट होता है, डीमैट एक तरीके का अकाउंट होता है जिसमें हम अपने शेयर्स को परचेस करके रख लेते हैं। ठीक है, डीमैट क्या है, एक तरीके का अकाउंट है जिसमें हम अपने शेयर को परचेस करके रख लेते हैं। उसका फिजिकल फॉर्मेट नहीं है, जैसे मोबाइल में हम लोग कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेते हैं, या हमें जब हमारा वो बैंक का अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें मैसेज आ जाता है ना, उसका एक पूरा का पूरा डेटा आ जाता है कि कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन हुआ, कितना पैसा गया, टिकट निकाला तुमने या क्या किया। तो क्या उसका हमारे पास कोई फिजिकल फॉर्मेट रहता है, मोबाइल में ही रहता है ना। तो वैसे ही ये डीमैट होता है। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, समझ में आया? तो डीमैट एक तरीके का अकाउंट होता है। अच्छा, पहले इतना ये क्या डायरेक्टली आम जनता पीएससी और एनएससी से शेयर खरीद सकती थी? नहीं, उसे किसके थ्रू जाना होता था? ब्रोकर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये ब्रोकर्स की मैंने सारी की सारी स्टोरी बताई, किस तरीके से ब्रोकर्स काम करते थे, और जब वो शेयर्स खरीद लेते थे तो वो क्या प्रोवाइड कराते थे, फिजिकल फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद जब प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सेबी ने कहा कि अब सारे के सारे जो कंपनियां हैं अपने जो शेयर्स है उनको क्या करेंगे, डीमटेरियलाइज्ड करेंगे। ठीक है, तब आता है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का टाइम पीरियड। और यहाँ पर जो ब्रोकर्स थे, जो ये गली में खड़े होकर के ये टाटा का शेयर ले लो, रिलायंस का शेयर ले लो, अडानी का शेयर ले लो चिल्लाते थे, अब ये लोग बोले मेरा तो दुकान बंद हो जाएगा। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? तब इन लोगों ने प्लान किया, भाई अब एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ऐसे ही कई सारे एप्लीकेशंस बने जिन्हें हम कहने लगे ब्रोकर्स। वो ब्रोकर्स ही रहते थे सारे के सारे एप्लीकेशन। जैसे हमने नाम सुना होगा कई बार, जीरोधा। ठीक है, जीरोधा, जीरोधा, अपस्टॉक। ठीक है, या तो जो कि ये प्रो स्टॉक हो गया, या एक बहुत फेमस है ग्रो, GROWW, ग्रो। मोतीलाल ओसवाल वो दूसरा चीज है, वो मैं बता रहा हूं, ग्रो। ठीक है, ग्रो। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस आने लगे। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर सब लोग चिल्ला चिल्ला के बेचते थे कि आओ इसका ये शेयर ले लो, टाटा का ले लो, रिलायंस का ले लो, अडानी का ले लो। अब ये लोग यहाँ पर सारे के सारे कंपनियों को लिस्ट कर देते हैं, तुमको डायरेक्टली जिस चीज को, जिसका शेयर खरीदना है खरीद लो। उसमें सारा डेटा दिया रहेगा, हर किसी का ग्रोथ दिखाएगा, किसका डिमांड बढ़ रहा है, किसका डिमांड घट रहा है, उनके मोबाइल में सारा का सारा चीज दिखाते रहता है उनके एप्लीकेशन में। जीरोधा क्या है, एप्लीकेशन है। अपस्टॉक क्या है, एप्लीकेशन है। ग्रो क्या है, एक एप्लीकेशन है। लेकिन ये एप्लीकेशन क्या काम करते हैं, ब्रोकिंग का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। तो इनका पैसा कहाँ से आएगा, दलाली से ही आएगा, कमीशन से ही आएगा। तो ये लोग भी सेम फंडा, वही चीज रहता है कि तुम जितना ट्रांजेक्शन करोगे, हर ट्रांजेक्शन पर कुछ कुछ पैसे ये लोग काटते हैं, और वहीं से इनका क्या आता है, कमाई होती है। समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देखो, अब जब ये डिजिटलाइजेशन हुआ, डिजिटलाइजेशन में ब्रोकर्स की भी कई कैटेगरी हो गई। ठीक है, डिजिटलाइजेशन में ब्रोकर्स की कई कैटेगरी हो गई। जैसे कुछ ब्रोकर्स थे जिन्हें हम फुल सर्विस ब्रोकर कहने लगे, और कुछ ब्रोकर्स जिन्हें हम डिस्काउंटेड ब्रोकर्स कहने लगे। ठीक है, अब देखो,
फुल सर्विस ब्रोकर किसे कहेंगे? वो ब्रोकर जो तुम्हें हर एक चीज की जानकारी देगा, आपको फोन करके बताएगा सर ये टाटा मोटर्स का शेयर बढ़ रहा है, उसको खरीद लीजिए। अगर शेयर घटने लगा तो आपको फोन करके कहेगा सर टाटा मोटर्स का शेयर घट रहा है, आप बेच दीजिए। ठीक है, वो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा, खुद बताएगा फोन करके, यानी आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं। तो जितने भी बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स, उनका अपना एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसमें जैसे ICICdirect.com, ठीक है, ICICI डायरेक्ट, ICICI बैंक नहीं, बैंक का काम ट्रेडिंग करना नहीं है, बैंक का काम है अकाउंट खुलवाओ, पैसा रखवाओ, ठीक है। लेकिन उसी का एक ब्रांच है ICICI डायरेक्ट, ICICI डायरेक्ट या ICICI सिक्योरिटी, जैसे HDFC सिक्योरिटी, ये HDFC बैंक नहीं, HDFC सिक्योरिटी, इसका अलग एक वो ब्रांच है। जैसे होता ना क्रेडिट कार्ड वालों का अलग ब्रांच होता है, डेबिट कार्ड वालों का अपना अलग होता है ना। सर मैं जहरीली बोल रही हूँ, ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको 10 लिया जाएगा, है ना, फोन करते हैं। हाँ, तो वैसे ही इन लोगों का भी रहता है। ICICI डायरेक्ट क्या है? ब्रोकर है, ठीक है। ये भी क्या करवाता है? सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, आप वहां से शेयर खरीदो, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अकाउंट खोलो। हाँ, अब फर्क क्या होता है, इन लोग का जब अकाउंट खोला जाता है ना, तो इनके ऊपर चार्जेस रहते हैं। जैसे कि अगर ICICI डायरेक्ट में अकाउंट खोलोगे तो 1000 रुपया चार्जेस लगेगा, HDFC में खोलोगे तो उसमें भी 1000 रुपया लगेगा। ऐसे ही शेर खान क्या है? एक फुल सर्विस ब्रोकर है, ठीक है। शेर खान भी, इसका भी एप्लीकेशन है, वहां पर जाओ, आप अकाउंट ओपन करो। अभी बताऊंगा कितना कितना अकाउंट लगता है, कौन कौन सा अकाउंट होता है, पहले जस्ट कंसेप्ट समझो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो वहां पर भी अकाउंट खोलो। फिर मोतीलाल ओसवाल क्या है? एक ब्रोकिंग एप्लीकेशन है, ब्रोकर है, एप्लीकेशन है, वहां पर जाओ, अपना जो कि अकाउंट खोलो, वहां से ट्रेडिंग करना है कर लो। ईडल वॉइस क्या है? ये भी क्या है? एक जो कि ये ब्रोकर है, ब्रोकिंग एप्लीकेशन है ट्रेडिंग के लिए। एंजल ब्रोकिंग क्या है? ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन है। समझ में आया? ये फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर में जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं, कौन कौन से अकाउंट मैं नॉर्मली बता देता हूँ। जैसे एक तो डीमेट करवाना होगा, जिसमें तुम अपना शेयर खरीद कर रख लोगे, जो तुम्हारा एक बक्सा हो जाएगा कि अपना शेयर खरीद के रख लोगे तुम। और दूसरा होता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होगा वो अकाउंट जिससे हम अपने शेयर्स को बेचेंगे या खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, वो एक अलग अकाउंट हो गया उसमें, ठीक है। हाँ, तो मैं बताऊंगा सारा सारा अकाउंट कैसा रहता है। ये फुल सर्विस। और फिर वहीं आते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। अब ये डिस्काउंटेड ब्रोकर्स क्या होते हैं? कुछ कुछ जब पहले पहले आते हैं तो ये लोग कहते हैं आप हमें अकाउंट खुलवा लीजिए, 0 चार्जेस है, कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जैसे 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 फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लोग मतलब ये लोग थोड़ा सा इनका डिमांड हो जाता है, ये लोग भी चार्जेस लगा देंगे। आप जो कि हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाओगे तो 200 रुपया चार्जेस। लेकिन ये जो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं, इनके चार्जेस एज कम्पेयर टू फुल ब्रोकर्स के कम रहते हैं, क्योंकि ये लोग तुम्हें कभी फोन करके नहीं कहेंगे हेलो सर जीरोधा वाला बोल रहा हूँ, आप अपना जो कि शेयर खरीदे हैं अब उसको बेच दीजिए क्योंकि उसका डिमांड घटने वाला है। ये लोग कुछ नहीं, यहाँ पर तुम्हें अपना सारा का सारा खुद से करना होगा कि अच्छा देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। अगर कि तुम आज खरीदे हो कोई शेयर और आज ही बेचना है तो तुम्हें ऑब्जर्व करते रहना होगा। अच्छा अच्छा शेयर जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बस अब बेच देता हूँ नहीं तो नीचे जाने लगेगा। तो तुम्हें खुद से करना होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हो गए। तो आज के टाइम पीरियड में क्या कोई दलाल स्ट्रीट में जाकर के ये शेयर्स खरीदता है? नहीं, सब लोग घर बैठे बैठे बढ़िया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। क्लियर हुआ? तो जितने भी एप्लीकेशन है सारे के सारे क्या है? दलाल, ब्रोकर, ठीक है। और इनका कमाई कहाँ से होता है? हमारे ही जो ट्रांजेक्शन करते हैं ना हम लोग, जो ट्रेडिंग, जब शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं तो उन्हीं से कुछ परसेंटेज काट देते हैं। हालांकि ये बहुत मिनिमम चार्जेस होता है, 0.01 पैसा या 0.02 पैसा, ऐसे ऐसे 0.3 पैसा, ऐसे ऐसे चार्जेस होते हैं। हाँ, लेकिन यही, और इसमें फिक्स रहता है इन सब में कि जैसे तुम चाहे कितना भी ट्रांजेक्शन करो, मैक्स टू मैक्स 20 रुपया ही काटेंगे, ठीक है। हाँ, 20 मतलब कि मैक्स टू मैक्स 20 रुपया है, उससे कम ही रहेगा चलेगा। जैसे कि मान लो तुमने 1000 शेयर खरीदा, ठीक है, 1000 शेयर, और पर शेयर पर अगर इनका 0.02 इतना चार्जेस है, 0.02 इतना चार्जेस है, तो 1000 शेयर पर कितना चार्ज हो जाएगा?
1000 शेयर पर कितना चार्ज हो जाएगा? 20 रुपया, ठीक है, तो 20 रुपया। अब अगर वही में 10,000 शेयर रहता तो ये 200 हो जाता, है ना, 200 हो जाता। हाँ, देखो यहाँ अगर 1000 है, ठीक है, 1000 है तो 1 2 यहाँ से 2 शून्य चले गया, बचेगा 10 दूनी 20 यानी 20 रुपया, 20 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर ये 10,000 हो जाता तो 200 होता, लेकिन ये 200 नहीं काटेंगे, ये 20 ही रुपया काटेंगे। बात समझे? मैक्सिमम कितना आप कितना भी ट्रांजेक्शन करो, मैक्सिमम में 20 रुपया ही ट्रांजेक्शन चार्ज काटेंगे। उस 20 से कम हो सकता है। मान लो कि तुमने 10 शेयर खरीदे, ठीक है, ऐसे समझो, मान लो तुमने 10 ही शेयर खरीदा है और एक शेयर की वैल्यू है ट्रांजेक्शन पर 0.2, तो 10 शेयर का कितना हो जाएगा? 0.2। तो 0.2 कैसे होगा? 0.2 होगा ना। अरे एक शून्य से एक शून्य जाएगा, इधर आ जाएगा 0.2, तो हाँ 0.02 है, ठीक है। तो ये तुम्हारे 10 शेयर का जब भी ट्रांजेक्शन तुम बेच दोगे तो तुम्हारे अकाउंट में, जैसे मान लो 10 शेयर तुमने 100 रुपए का बेचा, तो 100 रुपए में से अपना कितना काट लेगा? 0.2, ठीक है। 100 रुपए में से कितना काट लेगा? 0.2। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है इनका क्या? ब्रोकिंग चार्जेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोकिंग चार्जेस, ठीक है। इतना समझ में आया कि ब्रोकर्स कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के? 2। कौन कौन से? फुल सर्विस और डिस्काउंटेड, ठीक है, फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस जितने भी बैंक्स मिलेंगे ना, बैंक्स हो गए या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनकी जितनी भी सर्विसेज समझ लो फुल सर्विस ब्रोकर्स में आते हैं, ठीक है। और जितने भी हमको अभी नया नया जैसे होता ना, बहुत यूट्यूबर्स रहते हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अरे ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आया है, इस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, हाँ पैसा कमा सकते हो, तो वो सारे के सारे क्या है? डिस्काउंटेड ब्रोकर्स है। फर्क क्या होता है फुल सर्विस और डिस्काउंटेड में? हाँ, फुल सर्विस वाले पूरा का पूरा तुमको चिट्ठा निकाल के दे देंगे कि भाई ये कंपनी का पूरा क्या डिटेल है, कि 5 साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है, जो चाहिए तुमको मिल जाएगा। लेकिन डिस्काउंटेड वाले में तुम्हें हर चीज खुद करना पड़ेगा। तुम्हें देखो डिस्काउंटेड बहुत अच्छा पड़ता है वैसे, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में किसी को इतना जरूरत नहीं है कि हर चीज तुम मुझे बताओ तभी मैं करूं। धीरे धीरे इंसान सीखना चाहता है और धीरे धीरे करते करते वो सीख जाता है। और डिस्काउंटेड में तुम्हारा बहुत सारा सेविंग्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन फुल सर्विस में ये लोग, एक तो होता है ना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एएमसी, यानी कि तुम्हारा जो अकाउंट है उस अकाउंट को मेंटेन करने का चार्जेस होता है। तो ये लोग जो फुल सर्विस वाले होते हैं वो बहुत हाई चार्ज मारते हैं, जबकि डिस्काउंटेड जो ब्रोकर्स होते हैं वो ज्यादा चार्ज नहीं मारते हैं, ठीक है। इनका चार्ज रहता है लेकिन कम रहता है। समझ में? तो ये सब हम कभी जब पूरा ये हो जाएगा ना, एक बार सारे टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे तो हम लोग एक देख लेंगे एक बार कि आईसीआईसी का कितना चार्जेस है, एमसी वगैरह क्या है, या जीरोधा अपस्टॉक का क्या है, कितना चार्जेस है। समझ में? हाँ, तो ये ब्रोकर समझ में आ गया, फिजिकल ब्रोकर समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखो इस जो एप्लीकेशन है, हमको क्या हम लोग आम पब्लिक डायरेक्टली बीएससी या एनएससी से जाकर के शेयर खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता ना। क्या हम लोग इसके मेंबर हैं? हम लोग नहीं खरीद सकते। देखो शेयर्स को, ये जो बीएससी एनएससी हैं, बीएससी एनएससी के शेयर्स कौन खरीद सकता है? जो उसके मेंबर्स हैं। और ये जो मैंने बताया ब्रोकर्स क्या होते हैं? ब्रोकर्स ही बीएससी एनएससी के मेंबर्स होते हैं। तो इनके साइट, जब इनके हम लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इनके एप्लीकेशन पे सारी की सारी जो ये शेयर्स होते हैं ना वो दिखाई देते हैं। तुमको वहां से परचेस करना है, परचेस कर लो, सेल करना है, सेल कर दो। बात समझ में आया? तो सारा बीएससी एनएससी से डायरेक्ट शेयर कौन खरीद सकता है? ये सारे के सारे ब्रोकर्स, ठीक है, ये ब्रोकर्स। और ये ब्रोकर्स कहाँ रजिस्टर रहेंगे? तो बीएससी एनएससी के पास इनका सारा का सारा डॉक्यूमेंट रहता है, सब कुछ। समझ में आया? ओके। और इनसे कौन खरीदता है? फिर आम पब्लिक, ठीक है। अब देखो जब आम पब्लिक शेयर खरीदेगी तो भाई खरीदने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे खरीदा जाएगा, कौन से अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, उस सब के बारे में तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए।
तो आप समझते हैं कि कितने टाइप्स के अकाउंट लगते हैं इस शेयर को खरीदने और बेचने। अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स। देखो सबसे पहले क्या होता है कि शेयर्स को खरीदने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा। और पैसा को रखने के लिए हमारे पास एक अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट तो किसी भी बैंक में सबका रहता है, एनी बैंक, ठीक है, किसी भी बैंक में तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद अब तुम खरीदने क्या जा रहे हो पैसे दे करके, शेयर्स, है ना, शेयर्स खरीदोगे। तो शेयर्स को खरीद करके कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तुम्हें पता तो होना चाहिए कि कितने शेयर्स है तुम्हारे। अब तो पहले वाला जमाना रहा नहीं जो कागज पर लिख कर देगा 10 शेयर खरीदा तुमने, 20 शेयर खरीदा तुमने, है कि नहीं। तो उसके लिए एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डी मैट अकाउंट। डीमैट, डीमैट का मैंने मतलब बताया, समझ में आया क्या? डीमैट का मतलब क्या? डीमटेरियलाइज्ड, क्या पागल है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। क्या इसमें, हाँ, सेबी ने कहा कि जितने भी कंपनियां हैं वो अपने जो शेयर्स हैं अब उनको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। समझ में आया? डीमैट फॉर्म में। तो डीमैट अकाउंट किस लिए होता है, उस अकाउंट में हम लोग शेयर्स रखते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ डीमैट का मतलब समझ में आएगा? लोग तो कहते हैं ना डीमैट खरीद लो, डीमैट अकाउंट खुलवा लो, डीमैट अकाउंट खुलवा लो। तो डीमैट का मतलब समझ में आना चाहिए ना, क्यों आया ये डीमैट वर्ड, कहां से आया ये डीमैट वर्ड। डीमैट शॉर्ट फॉर्म है किसका, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म का, ठीक है, कि अब किसी भी इंसान को कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका मोबाइल का एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में दिख जाएगा 10 शेयर या 20 शेयर। समझ में आया क्या? तो डीमैट का मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। अब तुम इस जो भी शेयर खरीदोगे तुम्हारे यहाँ डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, उसमें ओपन करोगे, हाँ मेरे 10 शेयर दिख रहा है, मेरा मैंने 10 शेयर खरीद लिया है, किसका खरीदा है सारा का सारा डिटेल दिख जाएगा। लेकिन अब अगर तुम्हारा मूड किया कि अब मुझे ना ये मेरा जो शेयर मैंने खरीदा है उसको बेचना है, उसको क्या करना है, बेचना है। तो बेचने के लिए चाहिए रहता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या चाहिए रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो कुछ कुछ लोग होते हैं वो लोग शेयर को खरीद लेते हैं और सालों साल के लिए छोड़ देते हैं, है ना, वो सेलिंग और वो मतलब बार बार सेल, बार बार खरीदना और बेचना नहीं करते हैं, तो उनके लिए डीमैट अकाउंट काफी है, ठीक है। लेकिन जब उन्हें ट्रेड करना रहेगा, जैसे कि रोज अगर तुम रोज शेयर खरीद रहे हो और रोज बेच रहे हो, तो खरीदने और बेचने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे अगर इसको नॉर्मल एग्जांपल में कहूँ, नॉर्मल एग्जांपल में कि जब हम मान लो तुमने शॉप लगाया है भाजी मार्केट का, ठीक है, भाजी मार्केट का दुकान खोला, तो तुम भाजी लेकर के आओगे अपने घर में स्टोर कर लोगे, ठीक है, भाजी खरीद कर लाओगे मार्केट वहां से मंडी से अपने घर में स्टोर कर लोगे, तुम्हारा घर क्या हो गया, डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट। अब ये भाजी को तुम ले जाओगे कहीं न कहीं रख करके बेचोगे, 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, कहीं ना रख करके बेचोगे कि नहीं। तो जो प्लेस है जहां पर तुम रख करके किलो किलो चिल्ला रहे हो वो क्या कराएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया क्या? भाई इससे आसान में नहीं जाएगा कुछ, इससे आसान में बोल रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेड करने के लिए, टू बाई एंड सेल, ठीक है, बाई और सेल। क्या बाई और सेल करने के लिए, शेयर्स, ठीक है, शेयर्स। और वही डीमैट अकाउंट क्या होता है, टू स्टोर, टू स्टोर, क्या स्टोर, शेयर्स, ठीक है, शेयर्स। और ये सेविंग अकाउंट किस लिए होता है, मनी, मनी, ठीक है, मनी। अब तीनों अकाउंट जो होगा
एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाएगा, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा हम नॉर्मली अगर कहीं किसी दुकान पर गए, चाट पकौड़ा खाए, और उस चाट पकौड़ा से हमें खाने के बाद पैसा भी तो देना है, कि दुकान वाला चाचा है किसी का, बोलेगा जाओ, है ना। तो जब हम चाट पकौड़ा खा के पैसा देते हैं, तो आज के टाइम पीरियड में कैश न दे करके हम लोग क्या करते हैं, भैया गूगल पे है, गूगल पे है, तो गूगल पे में हमारा एक होता है यूपीआई होता है, और वो यूपीआई किसके साथ कनेक्टेड होता है, हमारे सेविंग अकाउंट के साथ। और सेविंग हमारा जो उसमें क्या रहता है, हमारा पैसा रहता है। तो जैसे ही हमारे सेविंग से पैसा यूपीआई और यूपीआई से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो कैसे यूपीआई और सेविंग अकाउंट एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, गूगल पे हो गया, गूगल पे का यूपीआई और जो कि हमारा सेविंग अकाउंट एक दूसरे के साथ लिंक हो जाता है कि नहीं हो जाता। सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें भी होता है। जैसे ही तुम्हें डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलोगे, उसमें अपना नंबर, फोन नंबर रजिस्टर करो, उस फोन नंबर पे जो भी अकाउंट है वो लिंक हो जाता है तुम्हारा। समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने बताया ना, ये फुल सर्विस जो ब्रोकर्स हैं, ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको 3-in-1 सर्विस देंगे। क्या देंगे? 3-in-1 सर्विस। यानी कि इसका क्या मतलब है भाई, तो हम ना आपको सेविंग अकाउंट भी खुलवा देंगे, डीमेट अकाउंट भी खुलवा के दे देंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा के दे देंगे। यानी तीनों का तीनों अकाउंट एक ही जगह। समझ में आया? तीनों का तीनों अकाउंट एक ही जगह। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। या तो दूसरा चीज क्या हो सकता है कि आप अपना सेविंग अकाउंट कहीं और खुलवा लो, किसी और बैंक में, और जो आपका ट्रेडिंग और डीमेट है वो किसी और के साथ खुलवा लो। ठीक है, डीमेट प्लस ट्रेडिंग किसी और एप्लीकेशन में खुलवा लो, ये भी पॉसिबल है। समझ में आया क्या? तो जो अब हम लोग करते हैं, जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, मान लो कि अब स्टॉक का इस्तेमाल किया हमने, तो अब स्टॉक में हम क्या खोलते हैं, हमारा डीमेट डीमेट और हमारा ट्रेडिंग, ये अब स्टॉक के साथ हो जाता है। और हमारा जो सेविंग है वो हो सकता है कि तुम्हारा एचडीएफसी बैंक में हो, या आईसीआईसी बैंक का, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक में हो, समझा, या यूनियन में हो, एसबीआई में हो, किसी भी बैंक में रहने दो, वो तुम्हारा नंबर डालो, वो लिंक हो जाएगा सीधा। समझ में आया क्या? ये वाला जो ऑप्शन रहता है ये अच्छा पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डिस्काउंटेड ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। समझ में? हाँ, इतना क्लियर हुआ इतना चीज? ठीक है, बहुत अच्छा, अब ध्यान से समझना। हाँ, चला दे। ओके, ठीक है। तो 3-in-1 अगर कोई कहेगा कि 3-in-1, जैसे ये कहेगा तो समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। 3-in-1 का मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है, 3-in-1। ओके, अब देखो, जैसे ये मान लो तीनों अकाउंट तुमने खुलवा लिए, और मैंने बता दिया है कि अकाउंट खोलने में चार्जेस लगते हैं। जब नया नया अगर कोई ये डिस्काउंटेड ब्रोकर आ रहा है, तो देखते रहो उसके टाइम पीरियड में क्या होता है। जब नया नया रहता है तो लोग अपना प्रमोशन करने के लिए अकाउंट फ्री में खोलते हैं, और कभी कभी वो बोनस पॉइंट भी देते हैं, कहते हैं अकाउंट खुलवाओ, दूसरों को शेयर करो, 200 रुपया मिल जाएगा तुमको। है? तो 200 रुपया कहाँ चला जाएगा, तुम्हारे डीमेट, ये वाले डीमेट में नहीं, सेविंग अकाउंट में 200 रुपया चला जाएगा। ठीक है, और वहां से फिर अपना, तुमको अगर शेयर खरीदना है तो शेयर खरीद लो। समझ में? तो क्या डीमेट अकाउंट में हम अपना पैसा रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। डीमेट अकाउंट में हम अपना पैसा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो 3 अकाउंट किस लिए खुलवाया है। सेविंग अकाउंट में हम अपना पैसा रखते हैं। अच्छा, क्या हम ये कर सकते हैं क्या कि अपने सेविंग अकाउंट में बोले भाई साहब मेरा शेयर्स रख लो? नहीं, सेविंग अकाउंट में हम अपना शेयर्स नहीं रख सकते हैं। समझा रहा? तो तीनों अकाउंट का अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शनैलिटी है। इतना क्लियर हुआ क्या ये चीज? बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे ही ये हमने अकाउंट खोल लिया, अकाउंट खोलने के बाद अब शुरू होगी किस चीज की, हमारा शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना। ठीक है,
शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना। अब शेयर को खरीदने बेचने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो शेयर मार्केट है उसकी टाइमिंग क्या रहती है, वो कितने बजे ओपन होता है, उसके बीच में जो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मतलब कि उसमें टर्मिनोलॉजी आती है कि एक तो हम ऑर्डर कर सकते हैं, दूसरा एग्जीक्यूशन का टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें शेयर मार्केट के टाइमिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो टाइमिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम। क्लियर है? आज के लिए इतना, सब कुछ क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर